मैं डॉक्टर डी बी जादव शिवनेरी महाविद्यालय शिवानंदपाल BA द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। हमने अभी तक 2 निबंध लिखे हैं, मजदूरी और प्रेम और लज्जा और ग्लानि। तो आज हम हमारे पाठ्यक्रम का जो तीसरा निबंध है, बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित व्यापारी वस्ती लक्ष्मी, इस निबंध के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बाबू गुलाब राय जी का जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, उसको हमने पिछली तासिका में देखा है। तो आज हम सीधे उनके इस व्यापारी वस्ती लक्ष्मी, इस निबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यापारी वस्ती लक्ष्मी ये बाबू गुलाब राय जी का व्यापार विषयक साहित्यिक निबंध है। इस निबंध में गुलाब राय जी ने मानव की जो सभ्यता है, इस मानव की सभ्यता में व्यापार का जो योगदान है, उस व्यापार के योगदान की चर्चा उन्होंने इस निबंध में की है। व्यापार देश की सभ्यता का मानदंड ही नहीं तो किसी भी देश का एक जीवन रस भी होता है, इसका भी वर्णन इस निबंध के अंतर्गत वो करते हैं। और हम प्राचीन काल से लेकर आज तक पूरा मानव समुदाय या मानवीय सभ्यता किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और ये जुड़ी हुई होने के कारण हम एक दूसरे के साथ व्यापार किस प्रकार से करते हैं, या व्यापार की ज़रूरत समाज के लिए क्यों महसूस हुई। पहले मनुष्य जब विकसित नहीं था, तब वह अपने स्वयं के पूरे साधन वह स्वयं जुटा सकता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य जिस प्रकार से सभ्य बनता गया, वैसे वैसे उनकी इच्छा अपेक्षाएं बढ़ती गई, और इच्छा अपेक्षा बढ़ने के कारण हर एक मनुष्य अलग अलग काम करने लगा, व्यवसाय करने लगा। और अकेला व्यक्ति सभी व्यवसाय न कर सकने के कारण इस व्यवसाय का अलग अलग लोगों में बंटवारा हुआ। उसका अलग अलग लोग अलग अलग धंधे, उद्योग धंधे करने लगे। तो इसलिए धीरे धीरे जैसे मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे व्यापार का भी विकास हुआ, उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। लोगों की इच्छा अपेक्षाओं का विकास होने के कारण या बढ़ने के कारण इस व्यापार को ज़्यादा महत्व निर्माण होने लगा, और यह व्यापार एक सामाजिक सहयोग के रूप में एक दूसरे के साथ लोग करने लगे। और आज की इस दौड़ में, वैश्वीकरण के दौड़ में, व्यापार जो है हर एक देश के लिए एक विकास के साधन के रूप में और पूरी दुनिया के सामने देश की एक मजबूत उपस्थिति निर्माण करने के लिए व्यापार एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। इसकी भी चर्चा हम इस निबंध में करने वाले हैं। और इसलिए उद्योग धंधे बढ़ने लगे, अर्थ संपन्नता की ओर सब लोग या सब देश, सब राष्ट्र ध्यान देने लगे। और इसलिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का निर्माण अलग अलग देशों ने करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अपने आप में पूर्ण नहीं होता। उसे किसी दूसरों की तरफ से कुछ चीज़ों को खरीद लेना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। और इसलिए इस खरीदारी की प्रक्रिया को ही हम व्यापार कहते हैं। और यह व्यापार आज की मनुष्य के लिए, आज के समाज के लिए, आज के देश के लिए एक विकास के साधन के रूप में किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कारगर रूप में साबित हुआ है। उसके साथ साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम व्यापार करने लगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के कारण हर देश अपनी मजबूत स्थिति बनाना चाहता है। और इसलिए जितने ज़्यादा देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा, उतना हमारा देश जल्दी विकसित होने की संभावना है। लेकिन उसमें आयात कम और निर्यात ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपने आप को एक आत्मनिर्भर बनाना हर देश का अपना अपना कर्तव्य है। आत्मनिर्भर हमें बनना भी चाहिए।
जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। और उसके साथ साथ ये व्यापार भी जो है दो देशों के बीच सहयोग की भावना बढ़ाने वाला या छोटे छोटे कारणों के कारण, छोटी छोटी समस्याओं के कारण एक युद्ध को रोकने वाला एक बड़ा साधन के रूप में भी वह काम आ रहा है। तो इसलिए इस निबंध में मानवीय सभ्यता के साथ साथ व्यापार का कैसा विकास हुआ, व्यापार की मनुष्य जीवन को, मनुष्य को क्यों ज़रूरत महसूस हुई, और इस व्यापार के कारण हमारे देश के साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से दृढ़ बनती गई, किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती गई। इस देश के विकास में, मानव सभ्यता के विकास में व्यापार के जो योगदान की चर्चा है इस निबंध में वह करते हैं। और उसके साथ साथ एक आज ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जिससे हमारे देश के व्यापार को समृद्ध किया जाए, कुछ नई नई चीज़ों का निर्माण हमारे देश में ही निर्माण हो, ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ इस निबंध में रचनाकार एक व्यापारी जो है, कुशल व्यापारी, उसके गुणों की भी चर्चा करते हैं और उस व्यापारी को कुछ व्यापारिक कौशल्य को प्राप्त करने की ज़रूरत है, आत्मसात करने की ज़रूरत है, उसका भी चित्रण वह अपने इस निबंध में विस्तार से करते हैं। तो हम व्यापारी वस्ती लक्ष्मी इस निबंध में रचनाकार ने व्यापार का अर्थ बताया है। व्यापार के द्वारा हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है, पैसा धन प्राप्त होता है, और धन और संपत्ति को हमारे देश में एक लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है। और इसलिए वह रचनाकार कहते हैं जिस देश का व्यापार समृद्ध होगा उस देश में लक्ष्मी निवास करती है, और ये लक्ष्मी व्यक्ति और देश की समृद्धि को एक समृद्ध करने वाली एक अधिष्ठात्री देवी है। और यह लक्ष्मी सिर्फ व्यापार के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, और इसलिए व्यापार आज किसी भी देश की सभ्यता का सिर्फ मापदंड नहीं है, तो एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जीवन रस बन गया है। तो इसलिए इस लक्ष्मी को, इस धन संपत्ति प्राप्ति को हमें महत्व देना है, और हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए, हमारे देश की में लक्ष्मी या धन संपत्ति व्यापक रूप में प्राप्त करने के लिए आज के समय में व्यापार एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमारे सामने है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए हमारे देश को विकसित करने की ज़रूरत है, ये रचनाकार यहाँ बतलाने की कोशिश करते हैं। वो प्रारंभिक रूप में किस प्रकार से व्यापार की व्याख्या व्यापक रूप में थी, तो संस्कृत में जो व्यापार शब्द का व्यापक अर्थ है वो क्रिया के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे आज ये व्यापार संकुचित अर्थ में बिजनेस के रूप में पर्याय बन गया है। और ये संकुचित अर्थ इसका इस प्रकार से होता है कि यह व्यापार उन क्रियाओं को कहते हैं जो आर्थिक लाभ की दृष्टि से की जाए, यानी संकुचित अर्थ में व्यापार आर्थिक लाभ की दृष्टि से किया जाने वाला जो व्यवहार है उस व्यवहार को व्यापार संकुचित अर्थ में कहा जाता है। और इस संकुचित अर्थ में सिर्फ क्रय और विक्रय यही सीमित रहता है, और सीमित रहता है। तथापि जिस प्रकार बिना बांस के बांसुरी का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार उद्योग धंधे के बिना व्यापार निराधार है। और वो कहते हैं कि व्यापार के लिए उद्योग धंधों का निर्माण करना जरूरी है। उद्योग धंधे निर्माण नहीं करेंगे तो व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, व्यापार का विकास नहीं होगा। व्यापार का विकास नहीं होगा तो हमारे देश में लक्ष्मी का निवास नहीं रहेगा, हमारे देश आर्थिक संपन्न नहीं बनेगा। तो इसलिए उद्योग धंधे इसका निर्माण करना सबसे ज़रूरी है, ये रचनाकार बतलाते हैं। वो बताते हैं लक्ष्मी व्यापारी वर्ग की उपासना देवी है, हर व्यापारी लक्ष्मी की उपासना करता है। जिस प्रकार गृहस्थाश्रम पर सारे आश्रम निर्भर होते हैं, उसी प्रकार देश के पूरे के पूरे कार्यकलाप लक्ष्मी जी के अधिष्ठान पर ही आश्रित होते हैं, व्यापार पर ही आश्रित होते हैं। इसलिए यह व्यापार जीवन के आर्थिक मूल्य,
अंतिम नहीं होती, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ आर्थिक शक्तियाँ भी प्रेरणा रही है। यानी जैसे जैसे हमारी मानव सभ्यता का विकास हो गया, वैसे वैसे आध्यात्मिक रूप में हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैसों को भी महत्व, धन को भी महत्व दिया जाने लगा, लक्ष्मी की उपासना की जाने लगी। धर्म और अर्थ दोनों के संयोजन से ही हमारे देश का विकास करना है, हमें समृद्ध बनाना है। तो इसलिए दोनों भी इस मानव सभ्यता के विकास में दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये रचनाकार बतलाते हैं। आगे वो कहते हैं मार्क्सवाद में सिर्फ आर्थिक शक्तियों को मानव सभ्यता की प्रेरक शक्तियों को आर्थिक शक्तियों के रूप में सीमित माना गया था। यानी मार्क्सवाद सिर्फ अर्थ प्राप्ति को महत्व देते हैं, ये उनका एकांगी दृष्टिकोण था। हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं की जरूरत है, किसी एक की उपेक्षा करके नहीं चलता, ऐसा रचनाकार का कहना है। मार्क्सवाद जहाँ धन को महत्व देता है, पैसे के लिए क्रांति की बात, धन के लिए क्रांति की बात करता है, लेकिन रचनाकार कहते हैं कि हमें भौतिक साधनों के साथ साथ आध्यात्मिकता, इन दोनों की भी ज़रूरत है। हमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही पूजा करनी चाहिए, किसी एक की पूजा करके हम हमारी नाव पूरा नहीं कर सकते, ये वो बतलाने की कोशिश करते हैं। आगे वो कहते हैं कि इस पृष्ठभूमि के साथ विषय को सीमित रखने के लिए हम सिर्फ यहाँ सभ्यता के विकास में जो व्यापार का योगदान है इस पर ही अध्ययन करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। और व्यापार समाज की अपेक्षा रखता है, अकेला व्यापार नहीं कर सकता, और व्यापार के लिए समाज की ज़रूरत है, समुदाय की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। ये व्यापार समाज में किया जाता है, और आज हम सिर्फ यहाँ इन दोनों की चर्चा करने के बजाय हमें मानव सभ्यता के विकास में जो व्यापार का जो योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ऐसा रचनाकार कहते हैं। आगे वो कहते हैं सामाजिकता के साथ ही व्यापार की भावना लगी रहती है। यानी व्यापार जो है सामाजिकता के साथ चलता है, समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है और इस व्यवहार को ही व्यापार कहा जाता है। लेकिन व्यापार के मूल में जो प्रारंभिक रूप में ये प्रारंभिक काल में सिर्फ वस्तु विनिमय तक सीमित था, विशेषीकरण और पारस्परिक सहयोग की भावनाएं जो सभ्यता की आधारशिला है नींव रहती है। पहले जब हमारे पूर्व बहुत प्रारंभिक साल में जब मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था या मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब यह व्यापार सिर्फ वस्तु विनिमय के रूप में होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, उस व्यापार का विशेषीकरण हो गया, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग लोग निर्माण करने लगे, बहुत सारी वस्तुओं की प्राप्त करने की लोगों की इच्छा अपेक्षा बढ़ गई, इसलिए विशेषीकरण हो गया। और यह व्यापार परस्पर सहयोग के द्वारा ही किया जाता है, और यह भावनाएं बढ़ने लगी, और ये दो ही भावनाएं है, ये दो भावनाएं मानव सभ्यता की आधारशिला है, ऐसा वो कहते हैं। आगे कहते हैं जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई गई, और विकसित संस्था उसी को कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक विशेषीकरण के साथ साथ अधिक से अधिक एकीकरण हो। यानी विशेषीकरण होना चाहिए। विशेषीकरण से तात्पर्य क्या है? अलग अलग रूप में अलग अलग वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, और बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण अलग अलग लोग करें, तो ये विशेषीकरण, और एक वस्तु का निर्माण एक ही करे, ये एकीकरण ये व्यापार में ज़रूरी है। और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम केंचुओं को कम विकसित और मनुष्य को अधिक विकसित इसलिए कहते हैं कि केंचुओं को इंद्रियों का विशेषीकरण कम हुआ है और मनुष्य को इंद्रियों का पूर्ण विशेषीकरण हो गया है, और साथ ही साथ उसमें पारस्परिक सहयोग और सहकारिता अधिक से अधिक बढ़ी हुई है। यानी केंचुओं को बहुत कम आयु है, और वो उन आयुओं के द्वारा अलग अलग रूप से काम नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग रूप में वो काम करता है,
उसका उपयोग करके लेता है, उसका विशेषीकरण हो गया है मनुष्य के अलग अलग अवयवों का। और यह विशेषीकरण वो पारस्परिक सहयोग के द्वारा और सहकारिता के द्वारा वो करता है, और इसलिए केंचुए से ज़्यादा मनुष्य को अधिक विकसित माना गया है। हर व्यक्ति अपने इस इंद्रियों का उपयोग अलग अलग रूप में करता है, अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग वस्तुओं के निर्माण के लिए, अलग अलग देश के विकास में योगदान देने के लिए, अलग अलग जो काम है उस कामों को कर कर वो करता है, और इसलिए केंचुए से ज़्यादा मनुष्य को अधिक विकसित माना गया है। उसी तरह समाज भी व्यक्ति का बृहद संस्करण है, और समाज व्यक्ति से बनता है। व्यक्तियों के बड़े रूप को या व्यक्तियों की बहुसंख्या को हम समाज कहते हैं, ऐसे वो कहते हैं। और जैसे जैसे समाज में विकास होता गया, उद्योग धंधों का विशेषीकरण होता गया, यानी जैसे जैसे मनुष्य का समाज बढ़ता गया वैसे वैसे उद्योग धंधों का विकसीकरण करता गया, क्योंकि प्रारंभिक रूप में हर एक व्यक्ति अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाता था। लेकिन धीरे 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 ज़रूरतें बढ़ गई, और ज़रूरतें बढ़ने के कारण लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं वो खुद नहीं बना पा रहे, और इसलिए अब लोगों ने अपने आप में ये तय कर लिया कि कोई एक व्यक्ति किसी एक ही चीज़ का निर्माण करे और दूसरा किसी दूसरे चीज़ का निर्माण करे, और वो पारस्परिक सहयोग के द्वारा या लेन देन के द्वारा वह अपनी उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वह चीज़ वह प्राप्त करे। और इसलिए जैसे जैसे विकास होते गया वैसे वैसे उद्योग धंधों का विशेषीकरण होता गया। वो विशेषीकरण कैसा होता गया, इसका उदाहरण देने से हम बताते हैं। कुम्हार घड़े बनवाएगा तो जुलाहा कपड़ा, और किसान खेती करेगा तो गाय पालने वाला दूध घी तैयार करेगा, और लोहार छुरी चाकू तलवार और हल्का फाल बनाएगा। तो ऐसा विशेषीकरण हो गया। हर व्यक्ति अलग अलग काम में अपना योगदान देने लगा, और हर व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं का निर्माण कर गया। तो प्रारंभिक अवस्था में तो प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता था। उस समय उनकी आवश्यकता की कम थी, लेकिन उसकी पूर्ति तभी संभव थी। लेकिन सभ्यता के विकास में मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, और उसी आवश्यकताओं को बढ़ने के साथ वस्तुओं का वैविध्य भी बढ़ा, और उनके निर्माण में कौशल्य और सफाई की मांग भी हुई, और उसके बाद विशिष्ट रूप से उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए वस्तु विनिमय की आवश्यकता प्रतीत हुई, यानी वस्तुओं का विशेषीकरण हो गया। तब अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता था तो उसके पास खुद ने जो वस्तु बनाई है वह वस्तु देता था, और उस दूसरे की वस्तु वह प्राप्त कर अपनी इच्छाएं पूर्ण करता था, अपनी आवश्यकताएं पूरा करता था। और इसलिए प्रारंभिक रूप में जो हमारा व्यापार होता था, जो व्यवहार होता था, तो व्यवहार वस्तु विनिमय के रूप में होता था। लेकिन वस्तु विनिमय में कठिनाई होने लगी। क्या कठिनाई होने लगी? तो हर एक मनुष्य को हर समय हर वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है, या कुछ लोगों को तो किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो वह क्यों अपनी वस्तु देखकर दूसरों की वस्तु लेगा? तो इसलिए इस वस्तु विनिमय की पद्धति में समस्या आने लगी, और इसलिए घड़े वाले को कपड़े की आवश्यकता है किंतु कपड़े वाले को घड़े की नहीं। यानी ऐसा हो सकता है कि वस्तु में आवश्यकता न होने के बावजूद भी उनकी वस्तु लेनी पड़ती थी। इसलिए अगर घड़े वाला व्यक्ति वो कपड़े की ज़रूरत है लेकिन कपड़े वाले को घड़े की ज़रूरत नहीं थी, तो उस समय ये वस्तु विनिमय की जो पद्धति थी तो उसमें कठिनाइयाँ आने लगी, और यह कठिनाइयों को दूर करने के लिए बाद में अन्न के द्वारा व्यवहार होने लगा। अन्न के द्वारा, क्योंकि अन्न सबको लगता था, और इसलिए किसी भी चीज़ को आयात निर्यात करना है, खरीदी बिक्री करना है, तो अन्न के द्वारा वह किया जाने लगा। और आज भी बहुत सारे गांवों में अन्न ही विनिमय का माध्यम है। इस प्रकार की बात वो करते हैं। धीरे धीरे मानव सभ्यता विकास होता गया, वैसे वैसे ये व्यापार करने वाले जो वस्तु विनिमय की जो पद्धतियाँ थी वह बदलती गई। पहले वस्तु के रूप में लेन देन होता था, बाद में अन्न के रूप में लेन देन होने लगा। लेकिन धीरे धीरे अन्न को भी एक जगह से दूसरे जगह लाद कर जाने की समस्या बढ़ने लगी, इसलिए धातु मुद्राओं का निर्माण किया गया, और इस धातु मुद्राओं के निर्माण से व्यापार में वस्तुओं का लेन देन होने लगा, और उस धातु मुद्राओं के लेन देन के कारण व्यापार का विकास हुआ। लोग उस धातु
विनिमय की वस्तुओं का संग्रह करने लगे, लोगों का लालसा बढ़ने लगी, लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की संकल्पना लोगों की बढ़ने लगी। और इसलिए धातु मुद्राओं का जब से व्यापार में आगमन हुआ तब से व्यापार को बहुत बड़ी गति मिली। और यह व्यापार केवल एक गांव में न रहकर बल्कि वह देश की सीमाओं को भी पार करने लगा। यानी पहले पहले व्यापार गांव तक सीमित था। जब तक अन्न और वस्तु विनिमय के द्वारा व्यवहार होता था तब तक ये व्यापार गांव तक सीमित था। लेकिन धातुओं के द्वारा जब विनिमय होने लगा तब इस व्यापार ने गांव की सीमाओं के साथ साथ देश की सीमाओं को भी लांघना प्रारंभ कर दिया। और वह व्यापार विदेशों तक बढ़ा, विदेशों से हमारा संपर्क भी हुआ, विदेशों में संपर्क होने के साथ साथ व्यापार के साथ साथ विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। और ये आदान प्रदान होने के कारण एक मानव सभ्यता को एक नई प्रेरणा मिली। यानी मानव सभ्यता के विकसित में व्यापार का कितना बड़ा योगदान है, तो एक मानव सभ्यता को एक नई प्रेरणा देने का काम ये व्यापार करता है। और विदेशों में संपर्क बढ़ने के कारण अब अन्य देश की संस्कृति, अन्य देश की विचारधारा, उनको हम समझने लगे, एक दूसरे देश समझने लगे। और एक नई प्रेरणा मनुष्य को, मानव सभ्यता को मिली। और व्यापार के द्वारा व्यक्ति और प्रांतों में सहयोग नहीं बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बढ़े। और व्यापार करने के कारण, लोग नज़दीक आने के कारण, लोगों के विचार विनिमय या संपर्क बढ़ने के कारण, आपसी प्रेम साहचर्य बढ़ने के कारण, व्यापार के कारण लोगों के अलग अलग जो व्यक्ति है तो उसमें प्रांतीय सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हमारे बढ़ने लगे। क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक देश में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हर एक देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जान पहचान बनने लगी। कोई देश किसी एक वस्तु को निर्माण करता है तो दूसरा देश दूसरी वस्तु को निर्माण करता है। किसी एक देश को अपने देश में एक वस्तु निर्माण करने के लिए कम खर्चा आता है तो दूसरी वस्तु को ज़्यादा खर्चा आता है। उस ज़्यादा खर्चा आने वाली वस्तु को किसी दूसरे देश में बहुत कम पैसे में निर्मित किया जाता है। तो इसलिए हर देश प्रत्येक वस्तु का निर्माण नहीं करता, इसलिए व्यापार का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बन गया। और व्यापार के सहयोग के कारण, व्यापार के कारण ही अलग अलग देशों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना भी बढ़ी। और मनुष्य और आज का मनुष्य सिर्फ राष्ट्र के संकुचित विचारों में न रहकर व्यापक रूप में सोचने लगा। लेकिन इस व्यापार का थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे देश, बहुत सारे राष्ट्र इस व्यापार के संकुचित अर्थों को ग्रहण कर दायरे में आकर संकुचित विचारों के कारण यह व्यापार आक्रमणों का केंद्र भी बना है। हम देखते हैं कि बहुत सारे आक्रमणों द्वारा प्रभुत्व स्थापित कर दूसरे देशों को उपज की अपने लिए सुरक्षित करने की बात सोचे जाने लगी। यह तो व्यापार का दुरुपयोग हुआ। और बहुत सारे देशों ने एक व्यापार में समृद्ध बनाने के लिए, अपने देश को विकसित करने के लिए किसी कमज़ोर देश पर आक्रमण किया और वहाँ की जो पूरी की पूरी संपत्ति, पूरा का पूरा कारोबार अपने हाथ में लेकर देश को लूटने का काम किया है। ये भी हमारा इतिहास हमें पता है। तो इस व्यापार का कुछ दुरुपयोग भी कुछ आक्रमणकारियों ने किया है, ये उसके दुरुपयोग की बात है। लेकिन हम यहाँ सदुपयोग की चर्चा करेंगे। व्यापार के सदुपयोग में पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़नी चाहिए। और अगर हम व्यापार करेंगे तो व्यापार के द्वारा हम एक दूसरे के साथ द्वेष की भावना या आक्रमण की भावना न होकर पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़नी चाहिए। इस बात को ध्यान देना है। और भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत कुछ मतभेद है। बहुत बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि युद्ध हो सकता है, लेकिन ये दोनों देश व्यापार के कारण, कुछ चीज़ों पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण छोटी छोटी बातों पर युद्ध नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए युद्ध नहीं करना चाहते, जिससे हमारे देश को व्यापारिक हानि पहुंच सकती है। और इसलिए व्यापार पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही, हमारी पारस्परिक सहयोग की भावना इसके द्वारा बढ़नी चाहिए। और यही होता है। और पारस्परिक सहयोग के कारण ही हमारा और पाकिस्तान के बीच का व्यापार चलता है। इस प्रकार की बात वो करती है। और व्यापार युद्ध को रोकने में भी एक मददगार के रूप में साबित हुआ है।
ये भी बात रचनाकार हमारे सामने व्यक्त करते हैं। आगे बताते हैं कि पारस्परिक सहयोग और लड़ाई से बचने की वृत्ति सभ्यता का प्रथम लक्षण है। और मनुष्य सभ्यता का पहला लक्षण बताते समय बताते हैं कि हम सब सभ्य कब बन गए, जब हम पारस्परिक सहयोग करेंगे और लड़ाई करने से बचने की वृत्ति हमारे मन में निर्माण होगी, तब जाकर मनुष्य समाज सभ्य बन गया। और मनुष्य को सभ्य बनाने वाला ये प्रथम लक्षण है। और आज यह लक्षण हमें व्यापक रूप में दिखाई देता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर देश लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, युद्ध करते हुए हमें नहीं दिखाई देते। क्योंकि अगर कोई देश युद्ध करने के बारे में सोचता भी है तो पहले व्यापार के नुकसान और नफ़े की बात वो सोचता है, कितना नुकसान होगा, कितना नफ़ा होगा, क्या क्या उसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ सकता है, यह सोचता है। और इसलिए आज के समय में युद्ध नहीं होते, युद्ध नहीं करते हैं। तो हम पारस्परिक सहयोग और लड़ाई से बचने की हमारी वृत्ति, ये मनुष्य की सभ्यता का प्रथम लक्षण है। और व्यापारी सहयोग में के बढ़ाने में जितना योग देता है उतना कहीं नहीं। युद्ध को रोकने से सबसे बड़ा नहीं तो एक बड़ा कारण व्यापार में हानि पहुंचने की संभावना का अस्तित्व है। क्योंकि हम युद्ध इसलिए नहीं करते क्योंकि व्यापार में हानि होने की संभावना होती है। और यदि हम किसी देश पर किसी वस्तु के लिए अगर निर्भर करते हैं तो उस देश से हम सहज रूप में लड़ाई नहीं करेंगे। तो एक लड़ाई रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी व्यापार की बात होती है, ऐसा रचनाकार कहते हैं। और इस व्यापार ने क्या क्या किया है, मानव सभ्यता का विकास तो किया है, मानव सभ्यता तो विकसित हुई है, लेकिन उसके साथ यातायात साधनों का भी निर्माण करने में इस व्यापार ने योगदान दिया है। तो व्यापार ने यातायात के साधनों को सुलभ बनाने में योग दिया। यद्यपि यातायात के साधनों में उन्नति युद्धों के कारण भी हुई है, तथापि युद्ध स्थायी संस्था नहीं है। यानी युद्ध के कारण भी समझो कुछ यातायात के साधनों का निर्माण किया गया होगा, लेकिन वो कोई चिरकाल तक टिकने वाली व्यवस्था नहीं है। यातायात के साधनों में जो वृद्धि हुई है, जो रेलों का, जहाज़ों का जो निर्माण हुआ है, डाकघर ये फले फूले हुए, तो ये सब व्यापार के कारण हुई है। क्योंकि एक दूसरे से दूसरे देश को व्यापार अगर करना है तो यातायात के साधनों का होना जरूरी है। और ये यातायात बहुसंख्यक वस्तुएं अगर एक ही समय में किसी दूसरे देश को भेजना है तो वह जहाज़ और रेलों के द्वारा भेजा जाता है। और इसलिए व्यापार ने रेलों और जहाज़ों के निर्माण में, प्रोत्साहन में योगदान दिया है। उसके साथ साथ व्यापार के आधार पर ही डाक तार विभाग भी फले फूले हुए। व्यापार ही देश की सभ्यता का मानदंड है। और आज हम सभ्य हैं, हमारा देश विकसित है, वहाँ की मनुष्य सभ्यता विकसित है या नहीं है, इसको मापने वाला साधन के रूप में उस देश का व्यापार का स्तर कैसा है, उस आधार पर उस देश की सभ्यता को मापा जाता है। और इसलिए आज व्यापार देश की सभ्यता का मानदंड बन गया है। क्योंकि दूसरे देशों से जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो दूसरे के भरोसे जो देश बैठते हैं, उस देश को सभ्य नहीं कहा जाता। और व्यापार और निर्यात, व्यापार में आयात और निर्यात दोनों का सम्मिलन होना चाहिए। आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रखना चाहिए, तब जाकर हमारी आर्थिक दृढ़ता, आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। नहीं तो व्यापार में अगर असंतुलन है, हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों को हमने निर्माण नहीं किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को हम अगर खरीद ले रहे हैं तो देश का नुकसान होगा, देश की आर्थिक संपन्नता नहीं बढ़ेगी और देश के साथ लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। तो आयात और निर्यात का संतुलन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी बात बताते हैं। और किसी की देश से ज़्यादा आयात नहीं करना चाहिए और निर्यात के अभाव में हमको अन्न भी मिलना कठिन हो जाएगा। किंतु हमको अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता जितनी कम हो उतना है। और हमें ध्यान देना है कि हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रमुख चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर हम दूसरे देशों पर निर्भर न रहे, इसको हमें ध्यान देना है। और व्यापार के साथ साथ हमारे उत्पादन को भी बढ़ाना है। हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, उसका उत्पादन बढ़ाना है और उसका उत्पादन बढ़ाकर अपने देश को तो स्वयंपूर्ण बनाना है और दूसरे देश में उसका निर्यात करना है। और हम अभी भी स्वदेशी का नारा नहीं भूले हैं, स्वदेशी का ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सब कुछ हम स्वदेशी भी प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत कुछ चीज़ों को विदेशी द्वारा भी हमें लेना पड़ता है।
और ये लेने के लिए भी पारस्परिक सहयोग की भावना हमें होनी चाहिए। और ऐसी कुछ चीज़ें जो दूसरे देशों में बिक्री हो सके, वैसी चीज़ों का भी हमें निर्माण करना चाहिए। ये भी बात हमें ध्यान देना है। विदेशी राज्य न होते हुए भी हमें बाज़ारों पर विदेशों का अधिकार है, क्योंकि हमने अपनी आवश्यकता को अपने देश की उपज से पूरा करना नहीं सीखा है। और हम पर आज विदेशी राज्य नहीं है, फिर भी हम आज पूर्ण रूप से विदेशी बाज़ारों पर निर्भर है, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ों का खुद निर्माण नहीं किया है। तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों का निर्माण करना हमें सीखना चाहिए। जल्दी से जल्दी वस्तुओं का उत्पादन हमें करना चाहिए। बहुत सारी वस्तुएं हमारे देश में बने, इस बात को ध्यान देना चाहिए, और तब जाकर हमारा देश उन्नत बनेगा, हमारी मानव सभ्यता विकसित होगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मानव सभ्यता विकसित है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। तो व्यापार ही देश की सभ्यता को आज के समय में मापने का मापदंड बन गया है। इसलिए हमें व्यापार में वृद्धि करनी है, उद्योग धंधे में वृद्धि करनी है, और इससे ही हमारे देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती है। तो इसलिए व्यापार को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे कहते हैं, व्यापार जो है, इसी व्यापार के कारण मनुष्य की सुख साधनों को बढ़ाया है, और हमारे जीवन को ऊंचा करने का काम भी व्यापार ही करता है। जीवन के स्तर को ऊंचाने का भी काम वो व्यापार ही करता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े घर, गगनचुंबी इमारतें, अलग अलग वस्त्र, रेडियो, तार, टेलीफोन, रेल, मोटरें, ये जो सब है व्यापार पर ही आश्रित है। व्यापार अगर होगा तो उसकी लेन देन होगी, उसका व्यवहार होगा। तो व्यापार में दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता अभी बढ़ी हुई है, लेकिन जब तक ये निर्भरता कम नहीं होगी तब तक सच्चे अर्थ में हम स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि व्यापार में हम स्वावलंबी बनेंगे तभी जाकर हम पूर्ण रूप से आज़ाद है। आज भी हमारे देश पर विदेशी संस्थाओं का ही प्राबल्य है, और वही विदेशी संस्थाएं हमारे देश पर व्यापारिक रूप में आक्रमण कर रही है। इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना है, यानी हमारे देश का अगर विकास करना है तो जो चीज़ें प्रदेश से बनाई जाती है या लाई जाती है, उस चीज़ों को हमें नहीं स्वीकारना है। हमारी ज़रूरतों को कम करना है और हमारे जीवन के स्तर को नीचा गिराना है। और आज हमें हमारे जीवन के स्तर को नीचा गिराने की ज़रूरत है, और हम ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास होने वाला नहीं है। वरना हमको अपने देश का उत्पादन बढ़ाकर अन्य देशों की भांति आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। एक तो हमें हमारी खुद की आवश्यकताओं को कम करना है, या दूसरा पर्याय क्या है कि हमारी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है और अन्य देशों की भांति वस्तुओं का निर्माण करना है। एक वस्तु का उत्पादन, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, और हमें आत्मनिर्भर बनना है। ये दो पर्याय हमारे रूप में हमारे सामने है। तो इस दो पर्यायों को स्वीकार कर ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विलास की जो वस्तुएं हैं जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस वस्तुओं को खरीद कर धन हमारी लक्ष्मी बाहरी देश पर भेजना, यह हमारी लक्ष्मी का अपमान है। हम सब तभी कहे जाएंगे जब हम अपनी सभ्यता के प्रसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहे, और हम सभ्य तभी समझा जाएंगे जो साधन है, हमारी भौतिक साधन है, विलास की वस्तुएं हैं, हम खुद हमारे देश में निर्माण करेंगे, और हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश की लक्ष्मी हमारे देश में रहेगी, तब जाकर हम सभ्य है। तो हमें सभ्य बनना है, तो हमारे देश के विकास के बारे में हमें सोचना है। हमारी लक्ष्मी का अपमान भी नहीं करना है। हमारे पास लक्ष्मी आई है और हम भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारी लक्ष्मी विदेश भेज रही है, तो हमारी लक्ष्मी का यह अपमान है। तो हमें हमारी लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमारी लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, खुद लक्ष्मी निर्माण करने के साधन निर्माण करने चाहिए। ये बात को बताते हैं। और हमारी लक्ष्मी पूजा तभी सफल होगी जब हम व्यापार रूपी लक्ष्मी सदन को खूब संपन्न बनाए। और हम जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं तभी हमारी पूजा सफल होगी। इस व्यापार रूपी लक्ष्मी को हम संपन्न बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार उद्योग धंधों को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण करेंगे, बहुत कुछ चीज़ों का निर्माण करेंगे जो हमारी पूरी की पूरी आवश्यकताएं पूरी करे, और ऐसी कुछ चीज़ें जो दूसरे देशों की भी आवश्यकता पूरी करे और धन लाभ प्राप्त करेंगे, तब जाकर हमारी लक्ष्मी का सम्मान होगा। और हमें हमारी लक्ष्मी का सम्मान हमारी उद्योग धंधों को बढ़ाकर, व्यापार को बढ़ाकर
स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर बनकर हमारी लक्ष्मी का हमें सम्मान करना है। आगे वो बताते हैं, हमारे स्वदेशी व्यापार को संपन्न बनाने के लिए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का पारस्परिक सहयोग जरूरी है। यानी हमारे जो स्वदेशी व्यापार है, हम स्वदेशी का नारा तो देते हैं, लेकिन उसका स्वीकार हम नहीं करते। तो स्वदेशी का नारा या स्वदेशी व्यापार को अगर हमें संपन्न बनाना है तो वस्तु निर्माण करने वाले उत्पादक और जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, दोनों को एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग करने की ज़रूरत है। जब दोनों एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग करेंगे तब जाकर हमारे देश का व्यापार संपन्न बनेगा। उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता की प्रवंचना न करे और उपभोक्ता देश में निर्मित वस्तुओं का आदर करे, उनको गर्व के साथ देखे और उत्पादक उनको गर्व करने के योग्य बनाए, तभी हमारा व्यापार भी समृद्ध होगा और देश की शोभा भी बढ़ेगी। और हमें इस बात को ध्यान देना है, हमारे स्वदेशी व्यापार को संपन्न बनाना है तो उत्पादक और जो व्यापारी वर्ग है वो उपभोक्ता को सम्मान दे, उपभोक्ता का अपमान न करे, या उपभोक्ता जिस चीज़ को चाहता है, जिस वस्तु को चाहता है, उसमें जो गुण चाहता है वो सब कुछ गुण उसमें दे। और उपभोक्ता भी है, अपनी भारतीय वस्तुओं का, अपनी स्वदेशी वस्तुओं का गर्व करे, गर्व के साथ उसकी तरफ देखे, उस उत्पादन को, उस वस्तु को गर्व के साथ खरीदे, तभी जाकर हमारे देश का व्यापार समृद्ध होगा और हमारे देश की शोभा बढ़ेगी। तो हमारे देश की शोभा बढ़ाने के लिए, स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता, इन तीनों के बीच पारस्परिक सहयोग की ज़रूरत है। ये सब एक दूसरे को समझे, जाने, पहचाने और एक दूसरे को मदद करते हुए, सम्मान के साथ अपनी वस्तुओं का आदर करते हुए, सम्मान के साथ अपने ग्राहकों का आदर करते हुए, अपनी भारतीय, अपने मेड इन इंडिया वस्तुओं की तरफ आदर के साथ देखे, गर्व के साथ देखे, गर्व महसूस करे, तभी हमारा व्यापार समृद्ध होगा, तभी हमारे देश की शोभा बढ़ेगी, तभी हमारे देश का विकास होगा और तभी लक्ष्मी हमारे देश में निवास करेगी। और इस लक्ष्मी को हमारे देश में अगर निवास करना है तो पारस्परिक सहयोग के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा हमें व्यापार को समृद्ध करना है, क्योंकि व्यापार ही देश की सभ्यता का मानदंड है। और हमारे देश की सभ्यता पूरे विश्व में अगर स्थापित करनी है तो हमारे स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है, स्वदेशी वस्तुओं का व्यापक रूप में निर्माण करना है, हमारे देश का उत्पादन एकदम सटीक रूप में, एक नंबर के रूप में हमें वस्तुओं का निर्माण करना है और वह वस्तु ये पूरे विश्व उसको स्वीकार करे, इस प्रकार से उस वस्तु में वो गुणों से भर भी देना है। तो ये सब बातें हमें स्वदेशी व्यापार में इन सब का पारस्परिक सहयोग जरूरी किस प्रकार से है, ये सब बात रचनाकार यहाँ बताते हैं। आगे वो बताते हैं, हम अपने व्यापार को अपने ही देश के सीमित न रखें। अपना जो माल है, इस माल की श्रेष्ठता के कारण दूसरे देशों से उनका व्यापार बढ़ाए। यानी हम कोई वस्तु बनाते हैं तो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश में भी उसका निर्यात करें, दूसरे देश में उसको भेजें, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति हम सुनते हैं कि समुद्र मंथन से हुई, समंदर से होती है। तो ऐसा ही हमें इस विकास को हमें सातों समुद्र पार पहुंचाना है। उस वस्तुओं का उत्पादन को सातों समुद्र पर पहुंचाएंगे तब लक्ष्मी हमारे पास आएगी। तो इसलिए व्यापार को देश में सीमित न कर अलग अलग दूसरे देशों में भी उसका व्यापार बढ़ाए, ये भी वो बताते हैं। और हमारे युवक जो है एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करिए कि जिससे देश के व्यापार को समृद्ध बना सके। और हमारे युवक को ये ध्यान देना है कि हमारे देश के व्यापार को विकसित करना है। व्यापार को विकसित करने के लिए वैसी शिक्षा को प्राप्त करे जो व्यापार को मदद करे, व्यापार को समृद्ध बना सके, तभी हमें स्वराज्य का सच्चा सुख मिलेगा। और हमें जो आज़ादी मिली है उसका अगर हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर विद्यार्थी को एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी होगी जो देश के व्यापार में मदद कर सके, देश के विकास में मदद कर सके, नई नई चीज़ों का निर्माण कर सके। तभी हमें जो ये स्वराज्य मिल गया है उसका सुख प्राप्त होगा। हमारे व्यापारी ईमानदारी का स्तर ऊंचा उठाए तभी वे देश को समृद्ध बना सकेंगे और विदेशों से व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और जो व्यापारी है ईमानदारी के साथ काम करे और ईमानदारी का स्तर अगर हमारा ऊंचा उठ गया तो हमारा देश समृद्ध बनेगा। और देश समृद्ध बनने के साथ साथ इस ईमानदारी के स्तर पर भी हमारे देश के व्यापार को सफलता मिलेगी। तो किसी भी हमारा जो व्यापार है, हमारी जो ईमानदारी की कसौटी बने,
इसी दिशा में हमारा व्यापार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सभ्यताओं का उन्नयन होगा। और ये व्यापार जो है, व्यापार में ईमानदारी को बरकरार रखना है। और जब हम इस ईमानदारी की कसौटी पर खरे उतरेंगे तब हमारा ये व्यापार पूरे विश्व में फैल जाएगा। और इस पूरे विश्व में फैलने के बाद हमारे व्यापार भौतिक साधनों के साथ साथ हमारा जो आध्यात्मिक, हमारी जो विचारधारा है, ये आध्यात्मिक विचारधारा की जो सभ्यता है, ये दोनों सभ्यता पूरे विश्व में एक नया उजाला निर्माण करेगी और पूरे विश्व में हमारी एक नई पहचान निर्माण करने में मदद होगी। तो इसलिए व्यापार की संकुचित व्यापक व्याख्या के साथ साथ मनुष्य सभ्यता के साथ साथ किस प्रकार से व्यापार का विकास हुआ, व्यापार के विकास के साथ साथ मनुष्य